प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेके आए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान। इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत का संविधान किस प्रकार से है। तो भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। अगला प्रश्न है, लिखित अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं। तो लिखित और अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। ये संविधान की एक तरह से परिभाषा है। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब पारित हुआ। तो ये 26 नवंबर 1949, इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। तो इसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दर्शन कैसा है। तो भारतीय संविधान का दर्शन समाजवादी है, यानी ये गरीबों की भलाई के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन धीरे धीरे संशोधन करके अनुसूचियों की संख्या 12 कर दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जब स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तभी राजेंद्र प्रसाद बताएंगे और सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाएगा तभी राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। यदि प्रश्न ऐसा आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताना है, अन्यथा हमेशा राजेंद्र प्रसाद का नाम बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होता है। तो राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान है वो संविधान होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न है, यह खाली जगह से संबंधित है, संविधान को नई पहचान देता है। तो संविधान किसको नई पहचान देता है। तो राष्ट्र को नई पहचान देता है। यहां पर खाली जगह में राष्ट्र आएगा। अंतिम रूप से संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अंगीकृत किया था। तो 284 सदस्य। संविधान सभा का विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कुछ सदस्यों का निधन हो गया था और जो जीवित सदस्य थे 284, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करके इसे अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। तो ये कथन सत्य है या असत्य, तो आपको बताना है। सत्य है, भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए ये सत्य है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ये कथन सत्य है या असत्य, तो ये भी कथन सत्य है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उसी संदर्भ में ये भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो इसी संदर्भ में ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क में जगह दिया गया। अगला प्रश्न है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो ये कथन सत्य है या असत्य, तो ये भी कथन सत्य है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, आदर्शों और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि आदर्शों और मूल्यों से इसका सरोकार है। जैसे गरीबों की भलाई के लिए ये काम करता है, तो ये आदर्शों और मूल्यों से इसका सरोकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया था।
अगला है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को लागू किया गया था और हमारे देश के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो इसी दिन अपना पदभार ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये 61वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मताधिकार की जो आयु है पहले 21 वर्ष थी तो उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो अगला प्रश्न है दल बदल कानून का संबंध किस संविधान संशोधन से है। तो दल बदल कानून का जो संबंध है वो 52वां संविधान संशोधन से है और बाद में उसमें संशोधन करके 91वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें संशोधन किया गया था। पहले अगर 1/3 सदस्य दल बदल से सहमत हैं तो दल बदल वो वैध था, अन्यथा अवैध था। अब उसको जो है 1/3 को 2/3 कहा दिया गया है, यानी अगर 2/3 सदस्य किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य पार्टी के विघटन के पक्ष में हैं तो वो विघटन वैधानिक होगा, अन्यथा अवैधानिक होगा। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2019 तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके थे। तो ये आपकी किताब से प्रश्न है, आपकी किताब वहीं तक अपडेट है इसलिए ये प्रश्न वहीं तक पूछा जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को दिक्कत न हो। आज के डेट तक तो संविधान संशोधनों की कुल संख्या जो है 105 हो गई है, लेकिन जहां तक आपकी किताब है उसके अनुसार 103 है। तो आपको 103 आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्तमान में बात नहीं हो रही है, 12 जनवरी 2019 तक संविधान संशोधनों की जो कुल संख्या थी वो 103 है। तो यही आपको याद रखना है 103, वर्तमान में 105 हो गया है। अब अगला प्रश्न है परिस्थितियां बदलने पर किसमें संशोधन आवश्यक होते हैं। तो संविधान में संशोधन आवश्यक होते हैं, अगर परिस्थितियां बदल गई तो संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, इसीलिए भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था वो डेट पूछा जाता है और इसी दिन हमारे देश का जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो इसे संविधान दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आपको 26 नवंबर बताना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो फिर वही बात हो गई, तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, इसी दिन अधिनियमित किया गया था, इसी दिन अंगीकृत किया गया था। सोवियत संघ में संविधान 5 बार बदला गया, ये कथन सत्य है या असत्य। तो अलग अलग देशों में संविधान कितनी बार बदला गया इसके संदर्भ में आपकी किताब में बॉक्स में कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, कुछ मैटर लिखा हुआ है, उसी पर आधारित ये है। तो सोवियत संघ में संविधान 5 बार नहीं बल्कि 4 बार बदला गया था, इसलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का 52वां संशोधन है। तो सत्य है ये, क्योंकि 52वां और 91वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लागू किया गया था, तो ये जो है सही है। अगला प्रश्न है भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कोई व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है। तो इसका भारत में जो संविधान में सिद्धांत अपनाया गया है वो जो है भारत का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, यानी इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी धर्म को राज धर्म नहीं घोषित करता है और किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ किसी भी तरह का सौतेला व्यवहार भारत नहीं करता है। अगला प्रश्न है एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत है, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों जरूरत है। तो इसमें पहला विकल्प दिया है सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए, तो ये बात सही है। अगला विकल्प है अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए, तो ये भी कथन सही है। अगला है औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए, तो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए संविधान नहीं जरूरी है बल्कि संविधान की आवश्यकता सदैव रहती है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। अगला विकल्प क्या है शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए संविधान की जरूरत है, तो ये भी कथन सही है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तीसरा कथन सही नहीं है। अब देखते हैं सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न, हमने यहाँ पर सही जोड़ी बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर है कि विधवाओं के साथ किए जाने वाला बर्ताव की आलोचना की आजादी, जो महिलाएं हैं विधवा महिलाएं हैं उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार वगैरह बर्ताव वगैरह किया जाता है तो उसकी आलोचना करने की आजादी, तो इसका सही जोड़ी बनेगा आपकी किताब से है ये आधारभूत महत्व की उपलब्धि, ये जो है आधारभूत महत्व की चीज है।
फिर अगला है कि महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। असमान अधिकार, अगर असमान अधिकार है तो इसका मतलब है कि लैंगिक न्याय की उपेक्षा की जा रही है, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। अगला है अनुच्छेद 370 और 371 का संबंध किससे है? तो धर्म विशेष की जरूरतों को ध्यान देना। तो धर्म विशेष की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ विशेषाधिकार के प्रावधान थे जो कि अब जो है समाप्त कर दिया गया, धारा 370 को समाप्त किया गया है। हालांकि ये जो है नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब, तो उनके संदर्भ में ये अभी 1971 विशेष प्रावधान अभी है। अगला प्रश्न है, तो अगला विकल्प है व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना। व्यक्ति के जीवन में समुदाय का महत्व है, तो ये कौन सा जो है सिद्धांत है? तो उदारवादी व्यक्तिवाद का सिद्धांत है। इससे जोड़ी बनाना है, आपकी किताब का ये प्रश्न है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से शुरू हो सकती है? तो संसद से शुरू हो सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लेकिन राज्य विधानसभा से या विधान परिषद से यह शुरू नहीं हो सकती है। अगला विकल्प है लचीला संविधान। तो लचीला संविधान किस संविधान को कहते हैं? जो आसानी से परिवर्तित किया जा सके। तो देख रहे हैं कि हमने जोड़ी बना के रखा हुआ है, लेकिन आपका जो पेपर होगा उसमें जोड़ी बनी नहीं रहेगी, अस्त व्यस्त रहेगा, इसे सही क्रम में जमाना रहेगा। अगला प्रश्न है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। तो ये कथन सत्य है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में दिया था। अगला प्रश्न है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इसे किस नाम से जानते हैं? तो सापेक्ष रूप से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित किया जाने की ये प्रणाली है। वो जो सबसे ज्यादा वोट पाया है, भले ही उसका जो मत है कुल डाले गए मतों का 50% से भी कम हो या बहुत कम हो, लेकिन उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है, तो आप बताएंगे जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। वो कितना वोट पाया है ये मायने नहीं रखता। अगला प्रश्न है मतदाता का अर्थ क्या है? मतदाता किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जिसे मताधिकार प्राप्त हो उसे मतदाता कहते हैं। ये सरल सा प्रश्न है। पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है? तो पारस्परिक निषेध का अर्थ यह है कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप न करे और धर्म भी राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करे। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो चाहे उपराष्ट्रपति पूछा जाए चाहे राष्ट्रपति पूछा जाए, कार्यकाल 5 वर्ष ही आपको बताना है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो चाहे मंत्रिपरिषद पूछा जाए चाहे मंत्रिमंडल पूछा जाए, प्रधान आपको बताना है प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाता है? तो ये स्वतंत्रता की परिभाषा है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाती है। अगला प्रश्न है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। और यहाँ पर एक दूसरे तरह से बंटवारा भी किया गया है, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाहों को कहा जाता है, नौकरशाही को, और अस्थायी कार्यपालिका मंत्रीगणों को कहा जाता है। स्थायी नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित होता है, जब तक ये रिटायर नहीं होते हैं तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका है मंत्रीगणों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जब तक सदन में उनका बहुमत है तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। सदन में बहुमत समाप्त होने पर वो उनका पद त्याग होगा और इसके अलावा 5 साल के बाद पुनः चुनाव होता है, तो फिर जो है उनको जनता के बीच में जाना पड़ता है और अगर चुनकर आते हैं और उनका बहुमत होता है तो फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसे अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। अब यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका उसको कहते हैं जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसको कहते हैं जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका अपनाया गया है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका।
अगला प्रश्न है संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो यहाँ हमने बता दिया, ऐसी कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। सरकार का वह अंग जो कानून का निर्माण करता है क्या कहलाता है? तो कानून का निर्माण विधायिका करती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, तो यह कथन सत्य असत्य बताना है। तो यह असत्य है, राज्यसभा को संसद का निम्न सदन नहीं बल्कि उच्च सदन माना जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 लोग निर्वाचित होते हैं। तो अगला प्रश्न है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का क्या अर्थ है? तो ऐसी व्यवस्थापिका जिसमें 2 सदन हो, जैसे भारतीय संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकी कांग्रेस, यहाँ पर 2 सदन है। 2 सदन जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। अमेरिका में सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं, और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 2 सदन हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो भारत के जो संसद है, भारतीय जो संसद है उसके दोनों सदनों के नाम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा बताया गया है। और अगर भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं, अंग अगर पूछा जाएगा तो 3 अंग बताएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर सदन पूछा जाएगा तो लोकसभा, राज्यसभा बताना है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन सभापति करता है, और ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है, इसे ही सभापति का दर्जा प्राप्त होता है, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और अगर वो नहीं है तो राज्यसभा का एक उप सभापति भी होता है, वो सदन की कार्यवाही संभालेगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह सरल सा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है, और इसके 2 खंडपीठ भी हैं। एक खंडपीठ इंदौर में है और दूसरी खंडपीठ ग्वालियर में है, लेकिन मुख्य जो खंडपीठ है वो जबलपुर में है। अगला प्रश्न है कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। अगला है राजनीति शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है, ये कथन सही है कि गलत है? तो ये कथन असत्य है, शक्ति के लिए सहयोग नहीं बल्कि ये शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जो नवीन संविधान है, वो कब लागू हुआ? तो यहाँ पर दिया है कि दिसंबर 1996 में। दक्षिण अफ्रीका का संविधान आपके किताब में बॉक्स में ये मैटर लिखा हुआ है, आप किताब में देखें। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्षता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही अध्यक्षता करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के पीछे शक्ति होती है, यानी किस तरह की शक्ति होती है? तो जनमत की शक्ति होती है। नीति निर्देशक तत्व रिपोर्टेबल नहीं है, अप्रवर्तनीय होते हैं, यानी अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर हमेशा जनमत का दबाव रहता है और इसी दबाव में वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। लोकसभा में जो जिन 2 सदस्यों को नामित करेगा वो एंग्लो इंडियन समुदाय को होते हैं, और जो राज्यसभा में जिन सदस्यों को नामित करता है वो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का दर्शन कैसा है? तो भारतीय संविधान का दर्शन समाजवादी है। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले दिन कुछ नए प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।